पहला जो क्वेश्चन है वो है द स्ट्रोक ऑफ TWS क्लैंप टाइप इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन इज। ऑप्शन है 220, 110, 160 एंड 143। तो हम जानते हैं कि TWS में स्ट्रोक 220 mm होता है, स्ट्रोक 220 mm, और कन्वेंशनल में 143। तो स्ट्रोक आपका 220 होता है। कैसे होता है वो देख लेते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे होता है, तो ये आपका ओपन स्विच और ये आपका क्लोज स्विच, यानी कि ओपन आपका टर्म और ये क्लोज टर्म। तो होता क्या है कि जो पहला जो 60 mm होता है, 60 mm होता है, वो ओनली ओपन स्विच, ओनली ओपन स्विच आपका 60 mm मूव होता है, मूव 60 mm। क्लोज स्विच आपका अनलॉक होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो 100 mm होता है, इसमें क्या है, नेक्स्ट 100 mm में ये पहला 60 mm आपका केवल ओपन स्विच चलेगा, उसके बाद 100 mm जो है वो दोनों एक साथ चलेगा। मूव्स 100 mm, मूव्स 100 mm, यानी पहला 60 mm ओपन स्विच चला, उसके बाद नेक्स्ट 100 mm दोनों एक साथ चला, और लास्ट का जो 60 mm है, कितना हो गया, ये 60 हो गया, ये 100 हो गया और 60 बचा। तो नेक्स्ट का जो 60 mm होता है, अभी देखिए ये 60 और 100, ये 160 हो गया, यानी ओपन था, 160 जाके क्लोज हो गया। क्लोज स्विच 100 mm भी ओपन हुआ है, अभी 60 mm इसको और बाकी है। तो ये क्या होता है, ये जाके ये 160 कंप्लीट कर लिया, ये अब लॉक हो जाता है ओपन स्विच क्लोज के दौरान, ये अभी लॉक हो जाता है, और ये क्लोज स्विच जो है ये मूव्स 60 mm, यानी ये क्लोज स्विच पहले अनलॉक हुआ, फिर 100 mm मूव किया, फिर 60 mm, और लास्ट में आके ये ओपन हो गया। और ये ओपन स्विच पहले 60 mm मूव किया, उसके बाद 100 mm मूव किया और लॉक हो गया, ये आपका स्विच क्लोज हो गया। यानी ओपन टू क्लोज, क्लोज टू ओपन का जो आपका 220 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। पहले 60 mm जो है चलता है, जिसमें केवल ओपन स्विच चलता है, उसके बाद 100 mm दोनों चलता है, ओपन और क्लोज स्विच दोनों चलता है, और लास्ट का जो 60 mm है वो आपका क्लोज स्विच चलता है। यानी क्लोज स्विच ओपन होने के दौरान 100 और 60 ओपन हो गया, और ओपन स्विच क्लोज के दौरान 60, 100, 160 हो गया और लॉक हो जाता है, और ये पहले अनलॉक होता है, उसके बाद 160 ये चलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो कितना होता है ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि द स्लिपिंग और ऑब्स्ट्रक्शन करंट शैल बी बिटवीन कितना ऑफ नॉर्मल वर्किंग करंट, नॉर्मल वर्किंग करंट का कितना गुना होता है ऑब्स्ट्रक्शन करंट या स्लिपिंग करंट। तो ऑप्शन के अनुसार 0.5 to 1, 1.5 to 2, 1.1 to 1.5 एंड 1.5 to 2.5। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा बी, 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ नॉर्मल वर्किंग करंट। तो 1.5 to 1.5 से दोगुना, इंटू 1.5 to 2 टाइम्स of its normal working current।
नॉर्मल वर्किंग करंट कितना होता है इसका 3 से 5 एम्प्स। ये हो जाता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन करंट यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन करंट 1.5 से 2 गुना होना चाहिए। 1.5 से 2 गुना आपका नॉर्मल वर्किंग करंट का। अभी इसमें है कि एक चीज और है कि आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन करंट है और नॉर्मल वर्किंग करंट है उसके बीच का जो डिफरेंस है 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन करंट और नॉर्मल वर्किंग करंट, ऑब्स्ट्रक्शन करंट और नॉर्मल वर्किंग करंट का डिफरेंस नॉट टू बी लेस देन 0.5 एम्प्स। यानी कि हम लोग जो नॉर्मल वर्किंग करंट लेते हैं पॉइंट चलने के दौरान जो करंट हमें मिलता है वो करंट यानी NWC नॉर्मल वर्किंग करंट मान लीजिए x हो गया। और जब हम लोग टेस्ट पीस जो देते हैं तो टेस्ट पीस देने के बाद जो हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं या टेस्ट पीस देते हैं तो उस दौरान जो मोटर कंटिन्यू चलते रहता है ऑब्स्ट्रक्शन में, तो उस समय जो करंट क्रिएट होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्शन करंट। ऑब्स्ट्रक्शन करंट मान लीजिए y हो गया। तो इन दोनों का अंतर है तो y माइनस एक्स, इन दोनों का अंतर 0.5 से कम नहीं होना चाहिए, नॉट टू बी लेस देन 0.5 एम्प्स। हर एक 3 महीना पे वोल्टेज करंट तो लिया जाता है, वोल्टेज करंट लिया जाता है तो जो करंट रहता है उसमें नॉर्मल वर्किंग करंट और ऑब्स्ट्रक्शन करंट जो होता है उस पर ध्यान दिया जाता है कि उसका दोनों का जो अंतर 0.5 से कम नहीं होना चाहिए। और जो ऑब्स्ट्रक्शन करंट है, जो हमारा क्वेश्चन है, ऑब्स्ट्रक्शन जो करंट है वो नॉर्मल वर्किंग करंट का 1.5 से 2 गुना होता है, 1.5 to 2 टाइम्स होता है। ये इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पॉइंट सेट एंड लॉक्ड इन रिवर्स डैश कॉन्टेक्ट्स आर मेक। यानी पॉइंट जब रिवर्स में सेट एंड लॉक रहता है उस कंडीशन में कौन सा कॉन्टेक्ट मेक होता है। किस कॉन्टेक्ट की बात हो रही है, तो हमारा जो कॉन्टेक्ट असेंबली जो होता है उसमें जो फिंगर कॉन्टेक्ट होते हैं उस कॉन्टेक्ट की बात हो रही है। तो उस कॉन्टेक्ट तो रिवर्स के दौरान कौन सा कॉन्टेक्ट मेक होता है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि किस किस कंडीशन में क्या क्या मेक होता है। ये हो गया मेक, ये हो गया ब्रेक या फिर ओपन, जो भी बोले। अभी पॉइंट जो है मेरा नॉर्मल में सेट एंड लॉक है, यानी पॉइंट नॉर्मल किया है, नॉर्मल में वो सेट हो गया है, लॉक हो गया है। तो उस कंडीशन में डिटेक्शन का क्या है, कौन कौन सा कॉन्टेक्ट मेक होगा और कंट्रोलिंग का कौन सा कॉन्टेक्ट मेक रहेगा या ब्रेक रहेगा। तो सिंपल है, अगर पॉइंट नॉर्मल सेट एंड लॉक है तो नॉर्मल के लिए नॉर्मल डिटेक्शन मेक रहेगा, यानी कि ND हमारा मेक रहेगा। नॉर्मल डिटेक्शन नॉर्मल है तो नॉर्मल डिटेक्शन, और साथ में नॉर्मल डिटेक्शन के साथ में मेरा एक ब्रेक जो पर्सन है वो आपका कंट्रोलिंग पर्सन, कंट्रोलिंग ये आपका ब्रेक जो है जैसे ND मेक हुआ, RD आपका ब्रेक रहेगा, क्योंकि पॉइंट नॉर्मल में है तो नॉर्मल डिटेक्शन मेक रहेगा, रिवर्स डिटेक्शन ब्रेक रहेगा। अभी कंट्रोलिंग की बात है, अभी कंट्रोलिंग का कौन सा कॉन्टेक्ट मेक रहेगा और कौन सा कॉन्टेक्ट ब्रेक रहेगा। अभी क्या पॉइंट नॉर्मल में है तो क्या NC मेक रहेगा, पॉइंट अगर नॉर्मल में है तो NC मेक नहीं रहेगा, क्या रहेगा RC मेक रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी तो पॉइंट नॉर्मल में सेट एंड लॉक हो गया। अभी जो फर्दर ऑपरेशन है, दो ही ऑप्शन है, या तो नॉर्मल या तो रिवर्स, तो फर्दर जो ऑपरेशन है वो रिवर्स का है।
तो रिवर्स का कंट्रोलिंग कॉन्टेक्ट जो है, रिवर्स का जो कॉन्टेक्ट है फिंगर कॉन्टेक्ट, वो मेक रहेगा, तभी तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन कर पाएंगे। जैसे पॉइंट अभी नॉर्मल है, अभी सब सपोज कि रिवर्स के लिए कोई कमांड दिया गया, तो रिवर्स के लिए कमांड दिया गया तो WNR पिकअप हुआ, WNPR पिकअप हुआ, ग्रुप रिले में जो भी सीक्वेंस है पॉइंट रिवर्स कर रहा है ना, पॉइंट रिवर्स कर रहा है तो WRR, WRPR, WRR ये आपका ग्रुप सीक्वेंस रिले का, WRR, XR, NR और फाइनली आपका WCR रिले पिकअप होगा। पिकअप होने के बाद इसका जो पावर है हमारा पॉइंट JB को जाएगा। पॉइंट JB से हम लोग देखते हैं कि निगेटिव तो है, निगेटिव आपका डायरेक्ट चला जाता है 110 वोल्ट, लेकिन जो पॉजिटिव है वो इस फिंगर कॉन्टेक्ट के माध्यम से जाता है, यानी कॉन्टेक्ट असेंबली में ये सपोज आपका कॉन्टेक्ट असेंबली है। इनसाइड वाला जो पर्सन होता है हम लोग जानते हैं, इनसाइड वाला पर्सन क्या होता है, डिटेक्शन का, और जो आउटसाइड वाला पर्सन होता है वो होता है कंट्रोलिंग का। तो अभी जो है ये हमारा मान लीजिए ये डिटेक्शन का नॉर्मल डिटेक्शन, ये रिवर्स डिटेक्शन। तो कंट्रोलिंग जो वायर होता है, वायर कैसे आता है समझाता है। चार वहां पे कॉन्टेक्ट होते हैं। तो ठीक उसी तरह रिवर्स का जो है, रिवर्स का एक फेज जो है आपका यहाँ आता है, और चूंकि ये पहले से मेक रहता है, जैसा कि मैंने बताया, ये चलने के दौरान जो मैकेनिकली ऑपरेशन होता है पॉइंट में, उस दौरान ये आपका ND मेक रहता है, और ND के साथ नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए रिवर्स कंट्रोलिंग कॉन्टेक्ट जो है वो मेक रहता है। तो चूंकि यही मेक रहता है तो जो कमांड हमें दिए रहते हैं तो पावर आके फिंगर कॉन्टेक्ट से मेक होके आपका मोटर को चला जाता है और निगेटिव डायरेक्ट चला जाता है। ये आपका ये मेक होके मोटर को चला गया। तो नॉर्मल डिटेक्शन और इस कंडीशन में इसीलिए आपका RC पहले से यहाँ मेक रहता है। ऐसा नहीं कि तो आप हम लोग समझ गए कि नॉर्मल कंडीशन में मेक रहेगा आपका ND, और नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए नॉर्मल चुकी है तो नेक्स्ट ऑपरेशन रिवर्स होगा, तो रिवर्स के लिए हमारा RC मेक रहेगा। ब्रेक क्या रहेगा, तो नॉर्मल पॉइंट अगर नॉर्मल है तो रिवर्स डिटेक्शन तो नहीं होता, तो रिवर्स डिटेक्शन ब्रेक रहेगा, और साथ में चूंकि नॉर्मल हो चुका है तो नॉर्मल का कंट्रोलिंग ब्रेक रहेगा, RDNC ब्रेक रहेगा। दूसरा कंडीशन है कि रिवर्स सेट एंड लॉक, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन है कि पॉइंट अगर रिवर्स में सेट एंड लॉक रहे तो कौन कौन सा जो कॉन्टेक्ट है वो मेक रहेगा। तो रिवर्स में पॉइंट रिवर्स में सेट एंड लॉक हो गया है, तो जैसे नॉर्मल में सेट हो गया तो ND मेक हो गया डिटेक्शन का, नॉर्मल डिटेक्शन। तो उसी तरह रिवर्स में है तो रिवर्स में आपका RD रिवर्स डिटेक्शन। अब बताइए और कौन सा कॉन्टेक्ट मेक रहेगा। दूसरा जो कॉन्टेक्ट होगा वो होगा आपका RD तो मेक हो गया, लेकिन साथ में अब नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल के लिए हम NC को मेक करके रखेंगे, तभी तो मोटर फिर से चल पाएगा, नॉर्मल हो पाएगा। तो हमारा NC मेक रहता है, जस्ट ऑपोजिट। अभी तो RD मेक और NC मेक। अभी ब्रेक क्या रहेगा, ब्रेक आपका अभी पॉइंट हमारा रिवर्स है तो रिवर्स में आपका रिवर्स डिटेक्शन मिलेगा। क्या ब्रेक रहेगा, तो नॉर्मल डिटेक्शन ब्रेक रहेगा। रिवर्स है तो नॉर्मल तो इंडिकेशन नहीं मिलेगा नहीं, तो क्योंकि ये मेक नहीं रहेगा, तो ND हमारा ब्रेक रहेगा। और जो कंट्रोलिंग कॉन्टेक्ट है आपका वो कौन सा ब्रेक रहेगा, तो नॉर्मल में हमें देखा कि NC कॉन्टेक्ट हमारा मेक है, ब्रेक कौन सा है RC, क्योंकि पॉइंट चल चुका है, पॉइंट चलने से आपका डिटेक्शन रिवर्स का हो गया है, कंट्रोलिंग नॉर्मल का, और ब्रेक जो है आपका नॉर्मल डिटेक्शन और रिवर्स कंट्रोलिंग। क्योंकि रिवर्स के बाद हमें वापस से नॉर्मल करना है तो हमारा NC मेक रहेगा, RC मेक नहीं रहेगा, RC मेरा ब्रेक रहेगा। तो
तो क्वेश्चन था हमारा कि व्हेन पॉइंट सेट एंड लॉक इन रिवर्स, तो रिवर्स में कौन कौन सा कॉन्टेक्ट मेक रहेगा। तो देखिए रिवर्स में कौन कौन सा कॉन्टेक्ट मेक रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो हमारा डी ऑप्शन है, आर डी एंड एन सी इज मेक रहेगा दोनों। तो डी इज द राइट आंसर, आर डी एंड एन सी, ये हमारा आर डी एंड एन सी। अभी इसमें एक चीज और है, अभी मान लीजिए पॉइंट आपका नॉट सेट एंड लॉक, यानी पॉइंट हम चलाए हैं, पॉइंट चलाए हैं लेकिन किसी तरफ सेट नहीं हुआ है, ना नॉर्मल में ही हुआ ना रिवर्स में ही हुआ, किसी तरफ सेट हुआ नहीं, सेट नहीं हुआ तो लॉक भी नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, उस कंडीशन में पॉइंट अगर सेट एंड लॉक नहीं हुआ है तो क्या डिटेक्शन मिलना चाहिए, नहीं, नहीं मिलना चाहिए। और क्या मिलना चाहिए, कंट्रोलिंग कॉन्टेक्ट हमारा मिलना चाहिए, ताकि हम फिर से फर्दर ऑपरेशन करें तो हमारा हो सके। तो उस कंडीशन में पॉइंट अगर सेट एंड लॉक नहीं है तो उस कंडीशन में आपका दोनों का जो डिटेक्शन कॉन्टेक्ट है वो आपका ब्रेक रहेगा और दोनों का जो कंट्रोलिंग कॉन्टेक्ट है वो मेक रहेगा। इसका मतलब पॉइंट सेट एंड लॉक नहीं है तो डिटेक्शन हमारा नहीं मिलेगा, डिटेक्शन नहीं मिलेगा तो ब्रेक रहेगा क्या, दोनों का डिटेक्शन, नॉर्मल का भी डिटेक्शन और रिवर्स का भी डिटेक्शन, ये दोनों ब्रेक रहेगा। क्योंकि पॉइंट सेट एंड लॉक नहीं है तो हमें ना नॉर्मल इंडिकेशन मिलना चाहिए ना रिवर्स का इंडिकेशन मिलना चाहिए, इसीलिए ये दोनों आपका ब्रेक रहता है। ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है, ऐसा कॉन्टैक्ट असेंबली में फिंगरप्रिंट इस पोजीशन पे रहते हैं कि ये दोनों ब्रेक रहते हैं और साथ में आपका एनसी और आरसी ये दोनों कॉन्टैक्ट आपके मेक रहते हैं। क्यों, अभी मान लीजिए पॉइंट को चलाया गया, पॉइंट स्टडी नहीं हुआ, हो सकता है पॉइंट थोड़ा दूर चल के रह गया, थोड़ा सा चल के रह गया, फिर से चलाने के लिए उसको हम नॉर्मल या रिवर्स ऑपरेशन देके उसको फिर से चला सकते हैं, किसी तरह फिर से सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए कंट्रोलिंग कॉन्टेक्ट हमारा दोनों मेक रहता है कि हम कोई भी ऑपरेशन करें, पॉइंट तो मेरा स्टडी नहीं है तो कोई भी ऑपरेशन करें हम तो मेरा पॉइंट ऑपरेट हो। तो उस कंडीशन में एनसी और आरसी हमारा मेक रहेगा और एनडी आरडी हमारा ब्रेक रहेगा। तो ये तो था आपका कि पॉइंट का जो पोजीशन है उस पोजीशन में आपका जो डिटेक्शन का जो कॉन्टेक्ट है और जो कंट्रोलिंग कॉन्टेक्ट है उसका कंडीशन क्या रहता है कॉन्टेक्ट असेंबली में फिंगर कॉन्टेक्ट का। तो इसका इस क्वेश्चन का जवाब हमारा आरडीएनसी हो जाएगा। जब पॉइंट नॉर्मल में सेट एंड लॉक रहे तो, सॉरी पॉइंट रिवर्स में सेट एंड लॉक रहे तो, और जब नॉर्मल में क्वेश्चन आएगा इसी तरह क्वेश्चन फिर से वापस कर देगा कि जब हमारा पॉइंट नॉर्मल में स्टडी हो तो उस कंडीशन में क्या मेक रहता है, तो एनडीआरसी मेक रहता है, ब्रेक क्या रहता है, आरडीएनसी ब्रेक रहता है। ठीक है, ये जो कंडीशन है जो पॉइंट सेट किसी तरफ सेट नहीं रहा है, पॉइंट नॉर्मल में सेट है ना रिवर्स में सेट है, बीच में चल के रह गया है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मिड स्टॉप फैसिलिटी। इसको इस नाम से जाना जाता है, पॉइंट नॉर्मल है ना रिवर्स से बीच में चल के रह गया है, मिड स्टॉप फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द एलसी गेट इज क्लोज टू रोड ट्रैफिक क्लियरेंस बिटवीन द रोड लेवल एंड बूम शैल बी इतना। ये गेट के टॉपिक में मैंने शायद बताया था कि जो एलसी गेट जब बंद रहता है उस कंडीशन में जो बीच का जो डिस्टेंस होता है रोड लेवल और बूम का, यानी ये कोई ये रोड है और ये रोड लेवल है आपका, ये आपका रोड लेवल है और ये जो है ये आपका जो बूम है, तो बूम से और रोड लेवल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना होना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये होता है आपका 0.8 से 1, यानी कि 80 से 100 सेंटीमीटर में पूछ रहा है। व्हेन द एलसी गेट इज क्लोज टू रोड क्लियरेंस बिटवीन द रोड लेवल एंड बूम शैल बी 80 to 100 सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुड्स वार्निंग बोर्ड को डिस्टेंस सिग्नल से कितनी दूरी पे होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये वार्निंग बोर्ड है क्या। अभी गुड्स वार्निंग बोर्ड होता है वार्निंग बोर्ड,
ये भी आपका दो तरह का होता है। एक होता है पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, WB लिखता हूँ मैं वार्निंग बोर्ड, और एक जो होता है गुड्स वार्निंग बोर्ड। दोनों का जो आकृति होता है वो रेक्टेंगल ही होता है। एक में आपका तिरछी पट्टी रहता है आपका पैसेंजर में, और गुड्स वाला में दो हॉरिजॉन्टल लाइन रहता है और बीच में गोल रहता है। फिगर आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो है और ये जो है बोलता है कि इसका जो प्लेस है कहाँ प्लेस होता है, ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से कितनी दूरी प्लेस होता है, कितनी दूरी पे इसमें लगाया जाता है। तो ये जो है ये आपका फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से कम में नहीं लगाया था इसको। तो ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1 किलोमीटर, और ये जो है या फिर 1000 मीटर, और ये जो है आपका 1.4 किलोमीटर या फिर 1400 मीटर फ्रॉम FSS यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। स्टेशन का जो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल जो कि होम होता है वहां से दोनों का डिस्टेंस कुछ इस पैसेंजर का 1 और गुड्स का 1.4। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन है कि आपका गुड्स वार्निंग बोर्ड शैल बी लोकेटेड नॉट लेस देन इतना मीटर रियर ऑफ द डिस्टेंस सिग्नल। ऑप्शन हमारा 400, 800, 1000 और 180 है। तो अभी ये आपका मान लीजिए ये आपका होम सिग्नल यानी कि FSS फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, इधर आपका स्टेशन। ये आपका MSCLS में बता रहा हूँ इनर डिस्टेंस, और ये आपका डिस्टेंस सिग्नल। तो अभी इस बोर्ड, ये वाला बोर्ड का अभी जरूरत नहीं पड़ता है। MSCLS में मल्टी एस्पेक्ट कॉलर लाइट सिग्नलिंग में ये चीज को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये चीज का काम ये जो 1 किलोमीटर रियर 1 किलोमीटर रियर फ्रॉम फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, इससे जो 1 किलोमीटर पीछे जो इनर डिस्टेंस होता है उसी के साथ होता है ये। और ये जो है 1.4 जो है ये आपका 1400 फ्रॉम फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, यानी यहाँ से 1400, तो यहाँ से 1 किलोमीटर ये हो गया, यहाँ से और 400 मीटर पे इस चीज को प्रोवाइड किया है। यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1400 आपका डिस्टेंस है, और इनर डिस्टेंस से थोड़ा सा रियर में जाएगा। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होगा, और ये 1400 हो गए 1400 मीटर यानी 1.4 किलोमीटर। तो यहाँ से और 400 मीटर। तो क्वेश्चन है आपका फ्रॉम डिस्टेंस पूछ रहा है, ये इनर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सिग्नल। तो ये इनर डिस्टेंस से आपका जो है 400 मीटर होता है। इसमें जो डिस्टेंस दिया है मल्टी एस्पेक्ट में जो है ये इनर डिस्टेंस से आपका 400 मीटर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, ये दिया क्यों जाता है पैसेंजर वार्निंग बोर्ड और गुड्स वार्निंग बोर्ड? तो ये यही दर्शाता है ड्राइवर को कि आगे हमारा स्टॉप सिग्नल है, यानी आप स्टॉप सिग्नल को अप्रोच कर रहे हैं या स्टॉप सिग्नल के पास में जा रहे हैं। दोनों का काम वही है। ये है आपका ओनली फॉर गुड्स ट्रेन, और ये है ओनली फॉर पैसेंजर, ओनली फॉर पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर वार्निंग बोर्ड पैसेंजर ट्रेन के लिए और गुड्स वार्निंग बोर्ड गुड्स ट्रेन के लिए। ये आपका फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से 1.4 किलोमीटर एंड 1400 मीटर, और जो आपका पैसेंजर वार्निंग बोर्ड है वो आपका 1 किलोमीटर फ्रॉम द इन द रियर ऑफ फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, जैसे कि इसमें बताया मैंने। इंटीग्रिटी टेस्ट वंस इन 3 years, 3 साल में एक बार किया जाता है। इसमें जो RCC हम लोग का होता है, यानी कि रूट कंट्रोल चार्ट जो होता है, उसमें ये सभी चीज़ें दी रहती है कि कौन सा सिग्नल देने से मेरा
और कौन कौन सा सिग्नल नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रिटी टेस्ट में होता क्या है कि जो कोई सिग्नल दिए, जब जैसे एक नंबर सिग्नल दिए, जैसे S1 को दिए हम, तो S1 के कंफ्लिक्टिंग में और कौन कौन सा सिग्नल जो है, जो आरसीसी में सब मेंशन रहता है कि ये सिग्नल नहीं होना चाहिए, तो उन सभी सिग्नलों को हम लोग दे के टेस्ट करते हैं कि कहीं हो तो नहीं रहा है। तो वो चीज़ 3 साल में एक बार किया जाता है। तो इंटीग्रिटी टेस्ट मतलब कि जो सिग्नल कोई देने से उससे कंफ्लिक्टिंग सिग्नल जो भी है, जो नहीं होना चाहिए उसको नहीं होना है, वही चीज़ को हम लोग टेस्ट करते हैं इंटीग्रिटी टेस्ट के रूप में। तो ये 3 साल में एक बार किया जाता है। आईपीएस सिस्टम जनरेट्स स्टार्ट्स डीजी सेट ऑडियो विजुअल अलार्म विथ इतना % डीओडी, मतलब डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। यानी से कहने का मतलब है कितना % डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होने से हमारा स्टार्ट जनरेटर का ऑडियो विजुअल अलार्म आता है। यानी ये सब मॉनिटरिंग पैनल में हम लोग जो देखते हैं उसमें कॉल एसएनटी, स्टार्ट जनरेटर, इमरजेंसी स्टार्ट जनरेटर, ये सब जो इंडिकेशंस रहते हैं, तो उसमें से जो स्टार्ट जनरेटर का जो इंडिकेशन होता है वो कितने % डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पे होता है। तो ऑप्शन आप लोग के हैं, पहला ऑप्शन है 70%, दूसरा 60%, तीसरा 50%। तीनों का हम बता देते हैं। तो पहले जो है 50% डीओडी होने से, 50% डीओडी इन आईपीएस, 50% डीओडी होने से ये आपका जो ऑडियो विजुअल अलार्म जो आता है वो आता है स्टार्ट जनरेटर का। देखिए आंसर सी हमारा है। क्वेश्चन हमारा यही था कि स्टार्ट जनरेटर का जो ऑप्शन जो इंडिकेशन आता है वो कितने % डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है, तो 50%। 60% पे क्या आता है, 60% डीओडी पे हमारा इमरजेंसी स्टार्ट जनरेटर, 70% डीओडी जो है उसमें हमारा क्या आता है, 70% डीओडी में हमारा आता है सिस्टम जो है, सिस्टम हमारा आपका शट डाउन होने का है। तो जो वो इंडिकेशन है आपका 70% पे आता है। तो उसमें जो है सिग्नल के फीड केयर करते हैं केवल, और डीसी कन्वर्टर जो है वो आपका वर्क करते हैं। तो 70% डिस्चार्ज पे हमारा शट डाउन कराता है। एक आता है कॉल एसएनटी का। कॉल एसएनटी मतलब बुलाइए। तो ये बात होता है कि कोई भी मॉड्यूल अगर फेल हो जाता है, इफ एनी मॉड्यूल फेल, यानी काम करना बंद कर दे, कोई भी मॉड्यूल में कोई भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो हमारा कॉल एसएनटी का बजा आ जाता है। तो उसको जाके देखना होता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है।